बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ देख रही हूँ, वो ऑनलाइन शिक्षा को लेके आए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादातर आप इस तरह की कोविड-19 के की प्रॉब्लम को देखा जाए और शिक्षा से जोड़ा जाए, तो सब लोग एक ही सॉल्यूशन इज सीइंग इट एज ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम व्हिच आई थिंक ऑल थ्री हैव टॉक्ड अबाउट। और क्वेश्चंस, किसी ने कहा है कि स्कूलों में क्या प्रिंटेड मटेरियल नहीं दे सकते हैं जिस तरह से जापान में किया जाता है, एक इसके बारे में भी बात आई है। तो Sugita, can you facilitate the question? Yes. So as I'm seeing, most of the questions have come in Hindi. So I have spoken to Mr. Ranjan ji. He has agreed to coordinate this session. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मिस्टर रंजन जी। हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक कुछ तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिमिटेशन को लेकर के हैं। सुनील लाहिड़ी जी का सवाल है उसमें, और वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन तो गर्ल्स एजुकेशन को काफ़ी प्रभावित कर रहा है ये कोविड-19। एक सवाल तो ये है उनका, और महिलाओं पे जो अत्याचार और बाकी जो एब्यूज है, चाइल्ड एब्यूज, वो भी बढ़ा है। दूसरा, बाल विवाह और बाल श्रम के रुझान ज़्यादा आगे दिख रहे हैं, टेंडेंसी शुरू हो गई है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसके अलावा एक बात और है जिस पे मैं कह करके ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दूंगा कि क्या अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी ठीक हो जाए, क्योंकि सारे वक्ता कह रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में भी कहा गया कि ऑनलाइन की फैसिलिटी कम है, तो क्या इंटरनेट की फैसिलिटी अगर मिल जाती है, सरकार उसको प्रोवाइड कर दे या गजेट्स प्रोवाइड कर दे, तो क्या हम ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में जाएंगे? ये भी एक सवाल आया है रीता कौशिक जी की तरफ से, और कुछ और भी वक्ताओं ने इस पे रखा है। तो मुझे लगता है इस पर अगर बात करें, और तब तक हम बाकी सवाल फिर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, अगर इस पे कुछ दिशा, ऑनलाइन एजुकेशन के जो दिक्कतें, जो कॉमन लोगों ने चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं, वो तो हैं ही कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये है, वो नहीं, गैजेट नहीं है। बट मेरे हिसाब से another problem which is if not bigger equally important is कि आप उसको कैसे समझ रहे हो एजुकेशन को। कंटेंट पास करना, इंफॉर्मेशन पास करना, अनरिलेटेड फैक्ट्स इंफॉर्मेशन पास करना इज नॉट एजुकेशन। So that I think we need to look at how people are viewing online education. लोग कह रहे हैं आप बस में चलते रहते, अब यहाँ चलते रहते, काम करते करते आपको सब एक्सेस होगा, एक्सेस होगा, so that is not education. And दूसरी चीज जो anonymity होती है इसमें कि आप जब मुझे किसी को म्यूट कर, मतलब you are not really there. There's no connect between the teacher and the student. I think that's also a huge issue. Yes. मैं कुछ बताऊं? जी। हेलो। जी आशा जी। हाँ, मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसको दो चीजों को हमको समझने की जरूरत है। एक चीज ये है, देखिए पहले से ही हमारे सरकारें शिक्षा को प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक तरीके से ये महामारी का जो समय है उसको एक तरह से उपयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए सरकार ऑनलाइन आप प्राइवेट को और ज्यादा एस्टेब्लिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। इसमें अभी से ये बात होगी जो अभी के बता रहे थे कि अगर इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह सही हो जाए, होगा, सब बोलेंगे, कंपनी वाले सब आके बताएंगे हम ये कर लेंगे, उनके आपस में कंपटीशन भी होगा क्योंकि उनका ऑफर होगा। तो सरकार ये चाहते हैं, लेकिन हमको पता है हम ना अभी जो इंटरनेट फैसिलिटी हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमको पता है उसका और होगा तो। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन में एजुकेशन को रोकने के लिए हमको ये नहीं करना चाहिए। हमको लगता है स्कूली शिक्षा में सरकार को पैसा खर्च करना है, ना कि अपनी मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट कंपनी के हाथ में इसको सौंप देना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है कि इसमें दूसरी चीज है, ऑनलाइन एजुकेशन घर में बैठे बच्चों से बच्चे का सर्वांगीण ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो जब एक स्कूल के माहौल में आता है, लोगों से मिलता है जुलता है, तो उसका पढ़ाई के अलावा दूसरा डेवलपमेंट भी बच्चे का होता है। तो वो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वो पूरा समाज से हट जाएगा। और एक तरीके से हमारे समाज में जो पहले से ही बना हुआ है
जाति धर्म को लेकर जो अलगाव बन रहा है और ज्यादा खाई बनाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी वो नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि शिक्षा का जो प्राइवेट एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है एक समाज को बदलने के लिए बात करता है। तो अब ये करने के बाद जो मैं पहले ही बोला प्राइवेटाइज को, आहिस्ता आहिस्ता सरकार टीचर कम कर देंगे। अभी तक वैसे ही शिक्षा में कम बजट है और कम करेंगे, टीचर को भी घटा देंगे। जब ऑनलाइन करोगे उसमें कम शिक्षक की बात होगी। अभी हमने कुछ दिल्ली के साथियों से बातचीत किया था, डिस्टेंस एजुकेशन में कैसे पहले 6 लोग थे अभी 2 लोग हो गए। तो एक आने वाले बहुत संकट होगा और 80% आबादी जो बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होना चाहिए। दीप ज्योति जो मेरे एक मित्र हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन मन की बात नहीं है। मतलब इट्स नॉट एजुकेशन, नॉट मन की बात कि आप एक यूनिलैटरली इसको ब्रॉडकास्ट कीजिए। एक बात और आ रही है इसमें, ऋषा जी ने ठीक कहा कि बिल्कुल ही वो मन की बात नहीं है, एक तरफा संवाद जो है शिक्षा का। और उसके अलावा ये भी आ रहा है कि आखिरकार माइग्रेंट वर्कर्स को जितने भी आए हों तो उनके जो बच्चे हैं वो उनके शिक्षा का आखिरकार क्या होगा, सरकार उसके लिए क्या इंतजाम करेगी। वो अगर स्कूलों से नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे थे वहाँ से अगर टीसी ना भी मांगा जाए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, लेकिन उसमें से कितने स्कूलों से जुड़े थे और नहीं जुड़े थे, इसके बारे में क्या है, ये बात है। दूसरी बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो डिस्टेंसिंग की बात है वो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमारे स्कूलों में अगर चलाएंगे इसके बाद से तो कैसे डिस्टेंसिंग शुरू हो, उसके लिए क्या इंतजाम होंगे, ये बात थी। और एक और एसएमसी और एक सामाजिक संस्थान के नाते हम लोग एसएमसी या बाकी आंगनबाड़ी सेंटर्स को हम लोग एक्टिवेट करने की बात भले करें, लेकिन सरकार का उसमें क्या दायित्व है, सरकार किस तरह से स्कूलों को देखेगी और करे। मैं इसमें कुछ बातें जोड़ूं। ऑनलाइन के बारे में तो मेरे ख्याल से हम सबों की शायद कमोबेश एक ही राय है कि हम लोग समझते हैं कि एक बात तो बहुत साफ ही है कि ये संभव ही नहीं है। पहली बात है कि आप अगर कोई जबरदस्ती कहेगा कि नहीं सबको दिया जा रहा है, सबको ऑनलाइन दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि देंगे ही नहीं और वो सच को छुपाने वाली बात होगी। ये दिया ही नहीं जा सकता है। भारत की गांव की और लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो वैसी है ही नहीं कि आप ऑनलाइन शिक्षा दे सकें। और नहीं सरकार जो कि सामान्य गरीबों के लिए एक कोई ढंग का पैकेज देने की तो जो सोचती ही नहीं है, तो इसका जो पूरा कॉस्ट है हाउस होल्ड लेवल का उसको उठाए, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो पहली बात है कि ये नहीं होने वाला है, मास लेवल पर नहीं होने वाला है। लेकिन तब क्या है कि अगर कहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा करनी है तो कुछ होगा भी नहीं। बच्चों की जो भी पढ़ाई हो रही थी वो शायद बाधित हो जाएगी। और जो प्राइवेट स्कूलों में जहाँ ऑनलाइन चल रहा है और जहाँ पेरेंट्स, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात किया है, बल्कि हमारा सेंटर एक प्राइवेट स्कूल के ही कैंपस से चलता है और पेरेंट्स से बातचीत करने पर मैं पाता हूँ कि वो बड़े संतुष्ट दिखते हैं। मतलब लोग ये तो सब समझते हैं कि स्कूल में सोशलाइजेशन होना का एक जगह होता है और हम लोग समझते हैं कि कॉग्निटिव लेवल जो बच्चों का होता है, तो पूरे कॉग्निशन प्रोसेस में स्कूल का होना और ये जो पीयर्स के साथ उनका इंटरेक्शन, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन और उस जो एक क्लासरूम माहौल को सिमुलेट करता है, उसके अंदर में जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो तो यहाँ पर भी सिमुलेट करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बारे में तो कोई ठोस रिजल्ट हो और जो स्टडी होगा, रिसर्च होगा, जो मैंने नहीं देखा है, संभवतः हो भी तो पता चलेगा कि इसमें वो हासिल करते हैं और क्या नुकसान करते हैं और कितना नुकसान करते हैं, तो ये शायद उससे पता चले। लेकिन इतना बहुत साफ है कि पहली बात है कि ये नहीं होने वाला है और ये मैं समझता हूँ और ये डिजायरेबल नहीं है, इससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन देखिए ग्राउंड पे स्थिति क्या है। ग्राउंड पे स्थिति यह है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर राज्यों में ये जो पहले अलग अलग नाम से जिसको हम जानते थे, शिक्षा कर्मी कह लीजिए, अभी नियोजित शिक्षक बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर हैं, तो ये एक बड़ी रियलिटी है
जो मेजॉरिटी हो गई है टीचर्स की कई राज्यों में और कई जगह पर एटलीस्ट स्कूल के लेवल पे भी देखिएगा तो उसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अभी गवर्नमेंट ने जैसे बिहार में अनाउंस किया है कि और टीचर्स की बहाली करेंगे वो। तो पहली बात है कि पूरी सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता का जो मामला है पोस्ट लॉकडाउन के बाद भी, वो तो हमेशा इसके साथ जुड़ा रहेगा कि इस नियोजित शिक्षक के नियोजन का क्या होने वाला है। और पूरी शिक्षा ये डिस्टर्ब रहने वाली है, क्योंकि आप अब एक बार जो नियोजित शिक्षक का किया, ठीक है, लोगों को 10,000 12,000 का लगा कि कुछ मिलेगा, फिर आंदोलन शुरू हो गए, हड़तालें शुरू हुई, पैसे कुछ बढ़े, और अब ये एक नियमित स्थिति बन गई है। जैसे होमगार्ड का पहले था वैसे इसमें भी हो गया है। वही बात इसके साथ भी है, जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के यूनियन की भी है। और मैं इसके समझता हूँ कि ये उचित भी है, क्योंकि लोगों को ठीक से जीवन यापन करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि शिक्षा का होगा क्या, उसकी गुणवत्ता का होगा क्या, और ये टीचर कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। और जैसे हमने कहा कि आप दोहरी व्यवस्था समाज में जिस तरह से बना दिए कि एक प्राइवेट स्कूल और ये गवर्नमेंट स्कूल, उसी तरह से एक ही स्कूल के अंदर में भी शिक्षकों के बीच में भी एक अलग दोहरी व्यवस्था है कि जहाँ एक परमानेंट टीचर है, एक नियोजित टीचर है। परमानेंट टीचर समझता है कि मैं ट्रेंड भी हूँ और वो परमानेंट भी है, और ये जिसमें से बहुत सारे ट्रेंड नहीं है, और कई तरह के ये झमेले हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर पैदा हो चुके हैं, जो काफी विस्तृत इस पर चर्चा की जरूरत पड़ेगी। और काफी मेरे ख्याल से गंभीर, विस्तृत और बहुत फ्रैंक चर्चा की जरूरत होगी इस पूरे नियोजन के सवाल को समझने का। क्योंकि नियोजन के सवाल को आप एक यूनियन के एंगल से समझ सकते हैं, नियोजन के सवाल को शिक्षा की गुणवत्ता के हिसाब से समझ सकते हैं। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, ये इसको ठीक से जिन्होंने इसका अध्ययन किया होगा वो उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं कमेंट करूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब सवाल इस समय मौजूद हैं, और आप लॉकडाउन के पहले भी संभवतः इस सवालों से जूझ रहे थे, और लॉकडाउन के बाद भी आपको इन सवालों के साथ जूझना ही पड़ेगा। और फिर मैं दूसरी इसी संदर्भ में बात कहूं तो आप ये भी जान लें कि रूरल एरिया में सरकारी स्कूलों में एक्चुअली मेरा अपना अनुमान है कि बच्चों की संख्या बढ़ने जा रही है लॉकडाउन के बाद, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद होने वाले हैं। और आप अगर ठीक से आप अध्ययन करें, जैसे मैंने आपको कहा कि कई लोगों से बात की है, लेकिन एक पंचायत का थोड़ा विस्तृत हम लोगों की चूंकि टीम है वहां, तो उसका अध्ययन है। लोगों ने स्कूलों को कर्जा लेकर के, लोन लेकर के खोला है, और ये लोन आमतौर पर बैंक से नहीं मिले हैं, 3% के इंटरेस्ट रेट पर लेकर के खोला है। खुद एक व्यक्ति का जो मैं कहा था, जो बहुत उत्साही जीव है और स्कूल वो प्राइवेट चलाना चाहते हैं, उसके एक सोर्स से 4 लाख का लोन है। और दूसरा एक व्यक्ति जो है उसको मान लिया है कि उसको ये स्कूल अब बंद कर दें, और ये सारे बच्चे या तो कुछ और स्कूल जो टिकने वाले हैं या तो वहां जाएंगे, या फिर ये बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में आएंगे। और मेरा अपना अनुमान है कि लॉकडाउन का जो आजीविका के ऊपर में बड़ा असर पड़ा है, तो कई तरह के एक पैटर्न बंद होंगे इस कारण से, या माँ बाप की जो अभी आमदनी कम हुई है इसके कारण से अब वो उतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, और वो बच्चे इस समय सरकारी स्कूलों में आने वाले हैं। एक मामला ये होने वाला है। दूसरा कि कुछ जैसे एक हिस्सा अभी भी बच्चों का लेबर फोर्स में है, और जैसा आपने कहा भी है वो ठीक ही है कि वो चाइल्ड लेबर हैं। और अभी जो बाहर से बच्चे आ रहे थे, तो यहाँ पर पेरेंट्स काफी चिंतित थे कि जो हमारे बच्चे राजस्थान में है, जड़ी उद्योग में काम करते हैं, कहाँ हैं, किस हालत में, कोई कांटेक्ट नहीं, कैसे रखा है, कोई खिला पिला रहा है कि नहीं। अभी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी आए हैं। कुछ बच्चे ट्रेन से आए, कुछ अलग ढंग से उनको लाया गया, कि उन बच्चों के साथ लाने में एक दिक्कत थी कि बच्चे कौन है, किसके साथ ला रहे हैं, और यहाँ जो लोकल एजेंट थे उनके ऊपर भारी दबाव था। अभी ये जो लेबर फोर्स है जो कि ऑलरेडी स्कूलों से बाहर है, ये शायद और एक्सपैंड करे, जो कई लोगों ने चिंता जाहिर की है। मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूं कि सचमुच ये संभव है कि ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ जाए। बीच में कई सूचनाएं आ रही थी लड़कियों के गायब होने की, ये क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था जिसमें कि उसका कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मुश्किल था, तो नहीं मालूम कि ये कितनी अफवाह थी और कितना सही था। लेकिन ये खबरें बार बार बीच बीच में आती रही हैं, और ये इस तरह की कुछ रिपोर्टिंग हुए हैं। इसके अलावा एक चीज और भी कम होने वाला है
ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी चीज थी जो हो रहा था, अगर स्कूल बहुत अच्छा पढ़ाएं तो क्या जरूरत है कि बच्चे ट्यूशन करें, लेकिन जो ये ट्यूशन का जो पूरा मामला था, तो एक हिस्सा तो स्कूल नहीं चल रहा है तो उसने, और स्कूल नहीं चल रहा है जिस समय प्राइवेट स्कूल भी, तो स्कूल के टीचर को एक पैसा नहीं मिलता है और स्कूल को भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये बड़े डीपीएस टाइप के स्कूल हैं जो कि हो सकता है कि वसूल लेते हैं या बाकी लोग पेरेंट्स से पैसा वसूलते हैं। गांव में इन सभी प्राइवेट स्कूलों को एक पैसा नहीं मिल रहा है, ना मिलने वाला है। वहां पर पढ़ाई नहीं तो पैसा नहीं, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो एक हिस्सा उसमें उसने अपना पैसा ट्यूशन के ऊपर में, होम ट्यूशन को सोचा कि वही पैसा अगर वो दे तो 2000 में टीचर आके घर में पढ़ाएगा, लेकिन एक जो सामान्य कई लोग जो ट्यूशन चलाते थे, ये संभवतः वो ट्यूशन पर असर पड़ेगा कम होगा, क्योंकि अगर ये आजीविका पर इसी तरह का बुरा असर पड़ा जो शुरुआती दौर में शायद नहीं दिख रहा है। एसएमसी का जहां तक सवाल है, बिहार में एसएमसी की भूमिका को सरकार ने काफी कम कर दिया है। सारी चीजें जो कि पहले आपको ये पोशाक, मिड डे मील की व्यवस्था, बहुत सारी चीजें, स्कूल जो किताबों का वितरण, सारा कुछ जो है एसएमसी के जरिए जो रूटेड होता था वो डीबीटी में चला गया है। और एसएमसी अब केवल स्कूल के कुछ रिपेयर और कुछ इस तरह के डेवलपमेंटल एक्टिविटी पर बात करने के लिए केवल उसकी भूमिका सीमित कर दी गई। तो एसएमसी का तो मैं देख रहा हूँ कि इस समय वो घटते हुए अनुपात में एसएमसी इस समय काम कर रहा है। जहां तक इसका और लड़कियों के ड्रॉप आउट का सवाल है, पहला ड्रॉप आउट तो लड़कियों का मेरे ख्याल से, जब प्राइवेट स्कूलों का जो ड्रॉप आउट मैं जब कर रहा हूँ तो वहां का जो ड्रॉप आउट है वो लड़कियों का ज्यादा होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि केवल लड़के जाते हैं। शिक्षा को लेकर के एक एस्पिरेशन काफी बढ़ा है समाज के हर एक हिस्से में, वो हमको स्वीकार करना चाहिए, और लोग बहुत कुछ इधर उधर के खर्चे काट के शिक्षा के ऊपर में खर्च करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। लेकिन उसमें से लड़कियों का सरकारी से प्राइवेट से सरकारी में जाना, या फिर वहां पर से भी हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट करें और बाकी कुछ काम में या लेबर फोर्स को वो ज्वाइन करें, इसकी संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ रही हैं। और स्कूलों को एक्चुअली देखिएगा तो हर चीज नॉर्मल है, और ये कोई गांव में ऐसा नहीं कि सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को बहुत कुछ मेंटेन किया जा रहा है। तो स्कूलों को किस तरह से चलाया जाए, जैसे पहले गवर्नमेंट यहाँ पर उन्होंने दफ्तरों को किया कि हफ्ते में 3 दिन चलेंगे या इस आधार पर चलेंगे, इतने लोग आएंगे, कई तरीके थे वो किए जा सकते थे, लेकिन सीधे छोड़ दिया गया। टीचर आएंगे, हाजिरी बनाएंगे, गवर्नमेंट निर्णय लेगी, मिड जुलाई में निर्णय लेगी कि स्कूल का क्या करना है, कब खोलना है, जब निर्णय लेगी तब निर्णय लेगी। ये इस तरह से शिक्षा की जो पूरी उपेक्षा है, वो उपेक्षा इस दौर में और ज्यादा बहुत खुल करके दिखाई पड़ रही है। और पूरी तरह से शिक्षा का क्या होगा, क्योंकि एक जो पैसे वाला हिस्सा है उसकी वो चिंता नहीं है, और जो जिसके नहीं है उसके बारे में सरकार चिंतित नहीं, और यही हालात हैं। और इसीलिए इस हालात को मुझे लग रहा है कि विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसको लेकर के काफी चर्चा हर स्तर पर करने की जरूरत होगी, इंक्लूडिंग की जो माँ बाप हैं उनके साथ भी काफी चर्चा की जरूरत होगी। अदरवाइज इस पर सरकार बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं, किसी भी स्तर पर चर्चा नहीं होती। और दुखद ये भी है कि आप समाचार माध्यमों को भी देखिए, उसमें शिक्षा के ऊपर में सबसे कम लेख मिलेंगे। आप माइग्रेंट्स बच्चों की शिक्षा का आप सर्च में डाल करके देख लीजिए, गूगल में आप देखिए तो कितने न्यूज छपे हैं, नहीं छपे हैं। मैं बिहार के बारे में दावे से कह सकता हूँ कि नहीं छपे हैं। इतनी बड़ी उपेक्षा है इस पूरी शिक्षा की, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि एक हिस्सा जरूर बच्चों का बाल श्रम में है, इसके बाद मैं कह रहा हूं कि माँ बाप में इतनी उपेक्षा नहीं है, बड़ी आकांक्षा है शिक्षा को लेकर के। उस आकांक्षा पर पानी फेरने का काम ये सरकार कर रही है ना, इससे हम लोगों को निपटना पड़ेगा। थैंक यू पुष्पेंद्र जी। सरकार को पिछले जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने आरटी के अगेंस्ट एक लेख लिखा और लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट किया, तो अभी क्या मतलब बोलेंगे? श्रेया कुछ पूछना चाह रही है, श्रेया फ्रॉम शहीद स्कूल। श्रेया नहीं, श्रेया सृजिता आप कुछ बोलना चाहते हैं? श्रेया So if Shreya has a question, can she post it in the chat box? Yeah. Shreya, please post your question in the chat box. We can ask the speaker to take it up.
So Gautam Bandyopadhyay is also. ये पूरी ये जो परिस्थिति है, इससे शिक्षा क्षेत्र में बड़े रूप से असमानता बढ़ेगा। इसलिए यही टाइम है जिस समय समाज में स्कूली शिक्षा पर चर्चा होना जरूरी है, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के मुद्दे को लेकर। आज पूरी व्यापक स्तर पे अगर आप देखेंगे, ग्राम सभा में कहीं शिक्षा पे चर्चा नहीं होता। जैसे हम बोल रहे हैं जो मीडिया में माइग्रेंट बच्चे का शिक्षा पे चर्चा नहीं हो रहा है, तो ग्राम सभा में भी तो नहीं हो रहा है। सवाल ये है, ये जो पॉलिटिसाइजेशन है, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान है। स्कूल बचेगा, सरकारी स्कूल तो लोकतंत्र बचेगा, स्कूल खुलेगा तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये जो अवधारणाएं हैं, इस अवधारणा को नीचे ले जाके कैसे मजबूत करे। एसएमसी कमजोर होगा तो पूरी स्कूली शिक्षा जो है प्राइवेट को जाएगा ही। आज जो हमारे पास बड़े सवाल है, अगर ये माइग्रेटेड होके जो बच्चे घर वापस आए हैं, पहली मार जो पड़ेगा बालिका शिक्षा पर। अगर किसी के पास प्राथमिक परिवार पे प्राथमिकता तय होगा तो कम से कम लड़के तो जाए, क्योंकि उसको कुछ करना होगा। तो एक अलग किस्म के जो हमने ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके, जो हम एनरोलमेंट को बढ़ा सके, आदिवासी इलाका भारी इलाका में रिटेंशन रेट को हमने स्थिर कर सके, इस परिस्थिति में आज बड़े चुनौती है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में। इसलिए हमें एक नए तरीके की डिबेट समाज में शुरू करने की जरूरी है, इवन द बजटरी प्रोविजन को लेकर, चाहे स्टेट बजट हो चाहे केंद्रीय बजट हो। बजट को मुद्दे को लेकर अगर चर्चा नहीं करेंगे, शिक्षा शास्त्र दोनों एक साथ लेकर, तभी हम इसको डील कर पाएंगे। इसलिए केवल लड़ाई शिक्षा कर्मी की लड़ाई नहीं है, ये आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स, शिक्षा कर्मी, इन सब मिलके एक नई इक्वेशन बनने को दिख रहा है। आज जिसमें जो माइग्रेट वर्कर्स होके आ रहे हैं, घर लौट के आए हैं, ये बहुत आधा से ऊपर वापस जाएंगे परिस्थिति सुधार होने के बाद। लेकिन साल 2 साल के बाद, साल 2 साल की बात तब तक हो सकता है वो टिके भी जाए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकले। पूरी नए ढंग से पॉलिटिकल इकोनॉमी पैदा करने की जरूरी है, रिवाइवल सस्टेनेबल इकोनॉमी के बात करने की जरूरी है। जो इसलिए मैं कह रहा था, जो रिसोर्स है, जो लैंड रिफॉर्म्स है, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है, इन सबको पुनः सवाल अगर उठाना जरूरी है। केवल शिक्षा को एक जगह में चर्चा नहीं, ये टोटालिटी में चर्चा उठाएंगे तो शिक्षा भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं किया जा रहा है ना उनको। आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। श्रेया कोई है? Shreya, if she can just post her question in the group, okay. If she can post in the chat box, the speakers can take it up. मेरे ख्याल से वो सुन नहीं पा रही हैं या कोई और इशू है। Because I can't find a Shreya in the participant list also. ये इंदु जी हाथ यहाँ पर उन्होंने हाथ खड़ा किया है, तो श्रेया इज देयर, सजिता। Okay, Shreya, आपका क्वेश्चन प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। We will ask the speakers to address your question. No, if she wants to speak. She wants to speak. I don't know. माइक अनम्यूट करना होगा। नहीं। Then can I add to the debate? Actually, we are considering those questions who come into the chat box only. Because Okay. you know the people across the country coming here in different perspective, different views and all these things. So that's why we are taking those questions who are come into the chat box and pass on to the speakers, and the speakers can reply that.
And also with more than 50 questions coming in, it would take a lot of time to individually let the people ask questions. So can I just add to the debate what is being said? Yeah. सो स्टेट, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टेट ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स की बात हो रही है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, तो स्टेट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। सो वी लुक एट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वी टॉक अबाउट टीचर्स एंड ट्रेनिंग। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग teachers need to be trained, but दूसरी तरफ more important I think that people with passion need to get into training, into teaching, and उसका reputation आने के लिए ये है कि अगर आप में passion है तो आप अपनी टर्म, आप किस कंडीशन पे हायर हो रहे हो वो भूल जाओ, ट्रेनिंग भूल जाओ, पैसा कितना मिले वो भूल जाओ। You should have just have passion, and passion alone will take you a long way. That's extremely problematic. तो ये तो स्टेट इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे पास ऑन करता है। और दूसरी चीज बात कह रहे हैं कि वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रथम की जो असर रिपोर्ट लास्ट वाली थी उसमें ये काफी बात स्ट्रांगली आई थी कि यंग लड़के लड़कियां जो वॉलंटियरिंग स्पिरिट से एकदम मतलब वो करना चाहते हैं। उसमें भी ये दिक्कत है कि वॉलंटियर्स वो होते हैं जो खुद वॉलंटियर करते हैं, आप नहीं मुझे वॉलंटियर बनाते हैं। तो स्टेट की जहाँ जिम्मेदारी है वो स्टेट को लेनी पड़ेगी। स्टेट कैन नॉट बी पाइलिंग ऑन टू वॉलंटियर्स और पैशन इन पीपल हु गेट इनटू टीचिंग एंड सो यू कैन पे देम लेस। So state has always been playing a little hide and seek kind of a game. ऐसा नहीं कि अब अभी मतलब स्टेट कन्नी काट रहा है, लेकिन शुरू से हमेशा स्टेट की कोई भी आप देखिए, कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन या जॉयफुल लर्निंग या वो ज्यादातर गरीबों पे ही इन द नेम ऑफ रेलिवेंट एजुकेशन थोपी जाती है। टीचर्स पे भी कोई नई स्कीम आती है, बोला जाता है कि आप इतने साल से ऐसा पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ाई, ये है पढ़ाने का तरीका। So there are huge challenges, I mean, any which way. इसमें जो बात हो रही थी श्रेया की, उन्होंने एक सवाल पूछा है बस ये कि कर्नाटक में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्वे कराया था रीओपनिंग पे, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ने उसको रिफ्यूज कर दिया था। तो ओके, ये देखिए इस तरह का सर्वे यहाँ भी गवर्नमेंट करा रही है। इस समय जो आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसमें एक टोला सेवक होता है जो कि शिक्षा के काम के लिए होता है। जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वहां पर उसका अलग नाम है और बाकी जगहों पर टोला सेवक के नाम से जाना जाता है। अभी इन लोगों ने उसको भी सर्वे कर दिया कि बच्चों की शिक्षा का क्या हो रहा है। किसको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है ना, जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं इसका सर्वे करवा रहे हैं। सिंपल बात है कि और फिर वो उस टीचर को नहीं, स्कूलों को नहीं मालूम है, वहां के किसी भी जो सरकारी स्कूल है कि ये क्या सर्वे करवा रहे हैं, कोई तालमेल उसके बीच में नहीं है। तो पहली बात ये है कि जिस तरह से बिल्कुल अनरिलेटेड कुछ एक्टिविटी में ये चूंकि एक विलेज लेवल पर एक व्यक्ति को हमने दिया हुआ है तो इंगेज रखने के लिए तो उसको दे दिया है ना, इस तरह का काम है। अच्छा, स्कूल के किसी ने सैनिटाइजेशन के बारे में पूछा। मैंने एक प्राइवेट स्कूल वाले से मेरी बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि उनका जो बजट है, अगर उनको कल स्कूल में बच्चों को लाना हो और करीब 10,000 2-3 स्कूलों में मिला के बच्चे पढ़ते हैं, उसका करीब कोई 40,000 रुपए का महीने का केवल कॉस्ट होगा सैनिटाइजर के ऊपर में, अगर सब बच्चे का हाथ स्कूल में एंट्री के टाइम में कराना हो। ये एक अलग मामला है कि बच्चे आएंगे कैसे, उतनी बसें कहाँ खड़ा होंगी, लाइन कैसा लगेगा, स्कूल में पहुंचने में हाथ कैसे धोएंगे साबुन से और सैनिटाइजर यूज करेंगे, ये सब फिजिबल बातें नहीं है। उन्होंने कहा कि एकदम से फिजिबल नहीं है, और जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा। और सरकारी स्कूल तो ऐसे ही एक एक पैसे के लिए मोहताज है, वहां पर ये सब नहीं होने वाला है। कोई मतलब इसी जैसे कि मैंने कहा कि आपका जैसे ऑनलाइन नहीं होने वाला है ना, और बहुत देरी है अभी। अब चाहे आपने 10 चैनल खोल दिया हो टीवी पर, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें टीवी पे चला रहे हो, लेकिन कितने घरों में टीवी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब परिवारों में आप जाके देखिए हुआ क्या। इतना ही है कि पुराना कोई स्मार्टफोन एक कहीं आ गया है, सस्ता जब डेटा का दौर था जिसका आगे का मालूम नहीं, तो उसमें थोड़ा बहुत आ गया है, और वो ज्यादातर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए किसी एक घर के व्यक्ति के हाथ में होता है, और उसमें यूट्यूब के लोकल इतने चैनल चलते हैं, कुछ खास तरह के मैसेज आते हैं और वो पॉलिटिकल चर्चा का विषय होता है। तो बहुत बड़ा रोल इस स्मार्टफोन का उस पॉलिटिकल चर्चा के लिए है, वो किसी बच्चे के लिए उसकी पढ़ाई और शिक्षा किसी भी चीज के लिए नहीं है। तो पूरा का पूरा जो आप देखिए कि जीवन कैसे चलता है लोगों का डे टू डे लाइफ में, है ना, वहां ये नहीं होने वाला है।
अगर इसको सरकार अगर ज्यादा पुश करेगी, बोलेगी, इसका मतलब है कि वो बाकी लोगों को नहीं पढ़ाना चाहती है। और यही है, इसीलिए इस स्कूलों को कैसे खोला जाए इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और सब कुछ है, मतलब कोई फिजिकल, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कुछ आप देखिए कहाँ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होता है। मैं पटना में रहता हूँ, मेरे बगल में यहाँ पर बाजार है, जाके देखिए कहाँ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होता है। तो या तो शिक्षा कुछ तो तरीका निकालें कि कहीं इंगेज हों, कुछ तो करना चाहिए। और वो अच्छा, इसमें मान लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था में जो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है, जैसे मैंने आपको कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन जो एसएमसी का हो या ये पंचायत के ही अंदर में डाल दीजिए। पंचायत के अंदर में डालने के बाद अगर ऊपर मान लीजिए कि कोई गड़बड़ी है, करप्शन है, तो ये तो ठीक है तर्क कि सेंट्रलाइज करप्शन से बहुत लोग कहेंगे डिसेंट्रलाइज ठीक है, सब सेंट्रलाइज ढंग से कोई यहाँ खाता है उससे अच्छा है कि लोकल पंचायत वाला ही खाए, वो ठीक है, कम से कम इकोनॉमी में ही पैसा सर्कुलेट करेगा। लेकिन ये शिक्षा के लिए तर्क नहीं हो सकता है। शिक्षा की मैं बता रहा हूँ कि ये सरपंच ही एक स्कूल चलाता है, प्राइवेट स्कूल चलाता है, और ये सरपंच है वहां का। तो आप मतलब जो रियलिटी है कि किस तरह से हो सकता है, कुछ और राज्यों में गवर्नेंस बहुत बढ़िया हो, सुधरा हुआ हो, वहां की स्थितियां अलग हों। और कई बार हम लोग क्या होता है कि इसी बिहार में मैं लेकिन आपको कुछ अपवाद वाले गांव बता सकता हूँ, और मैं कुछ बहुत बढ़िया आपको स्टोरी सुना सकता हूँ कि बहुत बढ़िया कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल वो अपवाद है, और अपवादों को कभी कभी उसका उदाहरण देना जरूरी है, ये बताने के लिए कि ऐसा संभव है। लेकिन क्या है, इसको देखना ज्यादा जरूरी है। और वहां पर ये समाधान अभी निकलेगा ये सब नहीं है, क्योंकि जो अभी जो स्थिति है कि जिस तरह से बाकी चीजें हुई हैं, जहां पर मास प्रोटेस्ट का जो अभाव जो दिखता है हमको, चाहे माइग्रेशन को लेकर के जो हुआ, लोगों के मूवमेंट को रोकने के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो किस रूप में, पैदल चल के, अपनी जान दे के। 700 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई है रास्ते पे चलते हुए। तो प्रोटेस्ट का ये जो दूसरा फॉर्म है, प्रोटेस्ट का एक वो फॉर्म हो गया जहां किसान जो है पहले लड़ता था, किसान आंदोलन होते थे, आत्महत्या करता है, और हजारों आत्महत्याएं होती हैं इस देश में किसानों की। तो ये जो प्रोटेस्ट का ये जो नया जो ये पैसिव फॉर्म एक जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये फॉर्म से गवर्नमेंट की नीतियों को असर नहीं पड़ता है। इतने सालों से लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, उससे एग्रीरियम क्राइसिस को असर नहीं पड़ेगा। तो अभी ये कैसे नैरेटिव बदलेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। सारे जो लोग हैं जो कि इन सवालों से सरोकार रखते हैं और जो मास समझते हैं कि मास मूवमेंट ही इसका उपाय है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों का प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो बड़ा ही अलग तरह का तरीका है। Hello. Yes, I think that was. Yeah. So Shreya has asked a question on assessment and non-retention policy. I mean, इसमें तो जो हम लोग तो जो रिसर्च करते हैं, जो लिखते हैं, वो अपना व्यूज शेयर करते हैं, पर वही लोग पढ़ते हैं जो कि उसमें ऑलरेडी शायद बिलीव करते हैं। जो नेता लोग हैं जिनको पॉलिसी बनानी है, दे डोंट बिलीव नॉन रिटेंशन पॉलिसी। काफी हल्ला किया, लेकिन दे स्क्रैप द पॉलिसी। तो and the other thing about digital divide is one is the digital divide between the well-off and the not so well-off school. But even if you look at the well-off elite fancy private school, वहाँ पे भी ज़्यादातर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है is to convey information. It is not a very maybe generally it's not a very productive use of technology. It's used to convey information. In fact, most schools what they do is they hire these agencies जो टेक्स्ट बुक को डिजिटाइज करके आपको ऑनलाइन मतलब प्रोवाइड करती है। दैट्स इट इज अ मिथ कि गरीबों के पास एक्सेस नहीं है, वो तो है ही। लेकिन जो फैंसी स्कूल्स में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज़ टेक्स्ट बुक्स आर कन्वर्टेड इनटू दोस ऑडियो कैसेट्स और लाइक फॉर पीपल टू सी। हाँ, तो मेरे मुद्दे तो बहुत हैं, लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें उठाई हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये बातें अभी ये शुरू से ही, अगर आप देखें इंडिपेंडेंस के बाद से वो चीज़ अप्लाई हो रही है। हम लोगों ने इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जो डिवाइडेड है और जो बिल्कुल सोसाइटी के रिविजन के साथ मेल खाता है। जब तक वो सिंक टूटेगा नहीं, ये इस तरह की बातें होती रहेंगी, इनइक्वालिटीज बढ़ती रहेंगी या रहेंगी। और दूसरी बात है कि स्टेट का रोल तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। द स्टेट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट द आंसर, गुड, बैड और अगली। इट्स अ स्टेट व्हिच हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी
जैसे आशा जी ने, गौतम जी ने बोला कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, इन सबको भी साथ देखने की जरूरत है। और तीसरी चीज मुझे पर्सनली, मुझे काफी, मैं बोलती हूँ उसमें कि आप टीचर्स पे पायला नहीं कर सकते कि आप पैशनेट हो तो आप चिंता मत करो, आपके क्लास में 200 बच्चे भी हों तो आप अपना डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बढ़िया से काम हो जाएगा। इस आजकल क्या हो रहा है कि जो स्टेट को करना है वो स्टेट को करना पड़ेगा। एजुकेशन अलोन ऑल्सो कैन नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। जहाँ जो अलग अलग स्तर पे जो लाइवलीहुड है या जो भी चीजें हैं कि वेजेस है, वो the state has to take responsibility for all this. You can't expect a teacher or a school to change society. It cannot. Yeah, I mean. Okay, so thank you, Disha Nawani, for a wonderful moderation and the insight to the audience, and Pushpender ji, very enlightened speech. ग्राउंड रियलिटी क्या है लोगों को पता चला, और बहुत ही अच्छा उन्होंने ग्राउंड के जो फीलिंग्स हैं उनको यहाँ रखने की कोशिश की। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को उठाया है। गौतम बंदोपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स और दूसरे सवालों को आपने अच्छे से उठाया, और बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद। ये बात सही है कि इस सत्र में, ये सत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी आई हैं। तो एक तो ये है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन, इसका पूरी तरह से विरोध करना होगा, क्योंकि यह एक तो वैसे ही हमारी शिक्षा व्यवस्था मल्टी ट्रैक एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश में, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्कूल बने हुए हैं। अब ये जो ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा डिवाइड, बहुत बड़ी इनइक्वालिटी शिक्षा के क्षेत्र में खड़ा करने जा रही है। और हमने अभी देखा कि बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उनके पास डिवाइसेस नहीं थे, और सरकार की और स्कूल का ये प्रेशर था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले। तो ये दिस इज वेरी हॉरिबल कंडीशंस। यू आर जस्ट फोर्सिंग पीपल टू फील द हेल्पलेसनेस। इस तरह की हालत में आपने बच्चों को डाल दिया। तो इसलिए ये ऑनलाइन, भारत जैसे देश में जहाँ केवल 27% रीच हो इंटरनेट की, वहां पे नहीं हो सकता। और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है हमारे पास, फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। वी नीड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन विद इक्विटी। और ये ऑनलाइन डिवाइस, ये जो है, लोग चार्ज कैसे करेंगे अपने मोबाइल का, उनके पास खाने को नहीं है, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और फिर इसमें बहुत सारी खाई है, ये गरीब अमीर के बीच की खाई है, ये पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे के बीच में खाई है, गांव और शहर के बीच में खाई है, ये बहुत सारी खाइयां क्रिएट करेगी। वी डोंट सब्सक्राइब दिस ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडियन कंडीशन। तो इसलिए सरकार को और सारे इश्यूज निकालने पड़ेंगे। हमने मांग की थी कि एग्जामिनेशन को आप पोस्टपोन कीजिए, बच्चों को प्रमोट कीजिए, लेकिन सरकार बार बार एग्जामिनेशन, सीबीएसई बार बार देती। आज जाके एमएचआरडी ने सीबीएसई के एग्जाम्स और आईएससी के एग्जाम्स को मुलतवी किया है, पोस्टपोन किया है। तो दिस टाइप ऑफ, बिल्कुल सरकार जो कुछ बोल रही है, कर रही है, वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से कटी हुई है, और वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी कंपनी, डिजिटल कंपनीज के सलाह पर चल रही है। और डिजिटल कंपनी सरकारी पैसे को हड़पने के लिए अपना डिवाइस बेचने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दैट इज, दे आर लुकिंग दैट देयर इज 30,000 crore, something like that, union government is having in their budget। तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है उनका डिवाइस बिक जाएगा और वो चला जाएगा बाद में। It's a huge market. They are just looking the opportunity to make profit and sell out their devices to the government। तो ये एक बहुत खतरा है कि हमारा बजट तो वैसे ही कम, हम टॉयलेट नहीं दे पाए। अभी सरकार का आंकड़ा है कि 52% स्कूल्स हैं जिसमें कि हैंड वॉश, टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। आप कल्पना कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के लागू होने के 10 साल पूरे हो गए, और 10 साल के बाद 12.7% में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो पाया है। और पानी, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस कोरोना क्राइसिस में होगी अगर हम स्कूल रीओपन करें, टॉयलेट और ये जो फैसिलिटीज हैं हैंड वॉशिंग की, ये केवल 52% स्कूल
हालत में है। ऐसी हालत में स्कूल रीओपनिंग के बारे में कैसे सोचा जा सकता है, ये बहुत खतरा है। लेकिन हम चाहेंगे कि शिक्षा का काम चले, तो सरकार उसके लिए तैयार है कि नहीं। और पुष्पेंद्र जी ने बहुत सही सवाल उठाए। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज वापस आए हैं जिनके बच्चे अब सरकारी स्कूलों में आएंगे, क्योंकि अभी हरियाणा से, पंजाब से रिपोर्ट आ रही है कि जो लो कास्ट प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे थे, उनके अभिभावकों की लाइवलीहुड खत्म हो गया। 12 करोड़, more than 12 crore, I guess 20 crore people have lost their livelihood resources। तो वो बच्चे जो है वो फीस नहीं दे सकते, तो बच्चे अब सरकारी स्कूलों की तरफ जाएंगे। और सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि 9 लाख एलिमेंट्री स्कूल्स में टीचर वैकेंसी है, 1.1 लाख सेकेंडरी स्कूल में है, ये सरकार का आंकड़ा है। क्लासरूम नहीं है, आपके पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। चीज के लिए सरकार को रिसोर्सेज चाहिए और एजुकेशन अंडर फंडेड है। कैसे होगा ये बात सरकार को युद्ध स्तर पर सोचना होगा। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि शिक्षा अगर एक राजनीतिक प्रश्न नहीं बनेगा, मुद्दा नहीं बनेगा, प्रायोरिटी नहीं बनेगी, समाज अगर इसको प्रायोरिटी में नहीं लेगा और इसके लिए मोबिलाइजेशन नहीं करेगा और तमाम मूवमेंट्स के साथ जुड़ के इसको नहीं उठाया जाएगा, तो सरकार के भी कान पर जू नहीं लेंगे। इतना प्रधानमंत्री जी बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए सीख देते थे, पूरे कोरोना प्रकरण में एक बार भी अपनी जबान से बच्चों के संकट का हवाला उन्होंने नहीं दिया, बच्चों की शिक्षा के सवाल पर वो नहीं बोले। और 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज में वो प्राइवेट सेक्टर को, पीपीपी को जो गैप हुआ प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, उसके लिए उन्होंने ऐलान, टीचर अपॉइंटमेंट के लिए। तो बच्चों की चिंता वो नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे हम लोगों को बहुत दुख है। हम बार बार उनको याद दिलाते रहेंगे, अपने मांग पत्रों के जरिए अपनी आवाज उठा करके इस बात को हम उठाते रहेंगे। आप सब ने इसमें शिरकत की, आप सब ने अपनी बातें रखी और आपने सुना हमारे स्पीकर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।